नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। बाहुबली के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जौनपुर के पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह की। बाहुबली धनंजय सिंह की कहानी एकदम फिल्मी लगती है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह यूपी के बाहुबलियों में गिने जाते हैं। सामान्य परिवार में जन्मे हैं। धनंजय ने छात्र राजनीति से विधानसभा और फिर लोकसभा तक का सफर तय किया। धनंजय सिंह का आपराधिक इतिहास 3 दशक से भी ज्यादा का है। पहले धनंजय सिंह का थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। धनंजय सिंह का जन्म 16 जुलाई 1975 को जौनपुर के ही एक राजपूत परिवार में हुआ था। खेतीबाड़ी का इनका व्यवसाय था। 1990 में 10वीं कक्षा में जब वो पढ़ाई कर रहे थे, इसी दौरान महर्षि विद्या मंदिर के शिक्षक गोविंद उनियाल की हत्या हो गई और इस मामले में पहली बार नाम सामने आया धनंजय सिंह का। फिर 12वीं कक्षा में पहुंचे तो एक और युवक की हत्या हो गई। फिर से इसमें धनंजय सिंह का नाम सामने आया। धनंजय सिंह को जेल भेजा गया। जेल से ही उन्होंने 3 परीक्षाएं दी। स्कूली शिक्षा के बाद धनंजय सिंह का दाखिला लखनऊ यूनिवर्सिटी में हो गया, जहां से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की और इसी दौरान गैंगबाजी में शामिल हो गए। धनंजय सिंह ने अपना चेहरा सवर्ण राजनीति के जरिए चमकाया था। वो दौर था मंडल कमीशन की राजनीति का। उस समय धनंजय सिंह ने मंडल कमीशन के विरोध में मुखर होकर बोलना शुरू किया और यहीं से उनकी चर्चा भी हर तरफ शुरू हो गई। लखनऊ यूनिवर्सिटी से उन्होंने छात्र राजनीति को धार दी। हत्या हो, डकैती हो, लूट, रंगदारी, धमकी समेत कई आपराधिक मामले उन पर दर्ज हुए। यूनिवर्सिटी में धनंजय सिंह की दोस्ती अभय सिंह से हुई और साथ ही साथ बबलू सिंह और दयाशंकर सिंह से हुई। लखनऊ यूनिवर्सिटी में इसे ठाकुरवाद कहा जाने लगा। धनंजय के खिलाफ 1991 में पहला मुकदमा लाइन बाजार थाने में गाली गलौज और धमकी देने का हुआ। बलवा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दर्ज हुआ। 1997 तक धनंजय सिंह पर 12 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। PHED विभाग के इंजीनियर गोपाल शरण श्रीवास्तव की हत्या के बाद उन पर साजिश करने का आरोप लगा। धनंजय फरार हो गए और 50,000 रुपए का इनाम घोषित हुआ। और फिर क्या हुआ, वो वाकया भी अपने आप में बहुत दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 17 अक्टूबर 1998 को 25,000 के इनामी धनंजय सिंह और 4 लोगों के एनकाउंटर का बड़ा दावा किया। पुलिस का कहना था कि भदोही मिर्जापुर रोड पर एक पेट्रोल पंप लूटने के लिए गए धनंजय सिंह को एनकाउंटर में मार दिया गया है। लेकिन इसके करीब 4 महीने बाद ही फरवरी 1999 में धनंजय सिंह ने प्रयागराज में सरेंडर कर दिया। इससे पुलिस की फजीहत हुई और फर्जी एनकाउंटर की पोल खुल गई। मानवाधिकार आयोग की तरफ से एनकाउंटर की जांच कराई गई और 34 पुलिस वालों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। धनंजय सिंह ने अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत साल 2002 में की, जिसकी कहानी भी अपने आप में एकदम फिल्मी लगती है। जौनपुर के क्षेत्र में असल में उस वक्त बाहुबली विनोद नाटे का वर्चस्व था। विनोद नाटे राजनीतिक मैदान में एंट्री करने ही वाले थे, लेकिन रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है और धनंजय सिंह की किस्मत यहीं पर खुलती है। नाटे की मौत से लोग दुखी थे, जिसका फायदा धनंजय सिंह ने पूरी तरह से उठाया, सहानुभूति ली। 2002 में यूपी के विधानसभा चुनाव में रारी विधानसभा से जीत हासिल की और विधायक बन गए। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद धनंजय ने अपनी छवि को बदलना शुरू किया। गरीबों के मसीहा बने, दबे कुचलों की मदद करने लगे। इस क्षेत्र में उनकी छवि एकदम रॉबिन हुड वाली बनती गई। विधायक रहते हुए धनंजय का पहला शूट आउट छात्र राजनीति के दौरान अपने साथी रहे अभय सिंह से हुआ। 5 अक्टूबर 2002 को वाराणसी से गुजर रहे धनंजय के काफिले पर हमला हुआ। इसके बाद टकसाल सिनेमा के सामने मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से जमकर गोलियां चली। इस शूट आउट में धनंजय के गनर और उनके सचिव समेत 4 लोग घायल हुए। इसके बाद धनंजय ने अभय सिंह के खिलाफ FIR कराई थी। 1996 और 2013 के बीच धनंजय सिंह पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत 4 बार आरोप लगाए गए। राजनीति और अपराध में धनंजय सिंह बराबर चलते रहे। 2007 में यूपी विधानसभा चुनाव निषाद पार्टी के टिकट पर लड़े और जीते भी। हालांकि मायावती की सत्ता में आने के बाद उन्होंने 2008 में BSP ज्वाइन कर ली। मायावती ने उन पर भरोसा जताते हुए साल 2009 में जौनपुर से लोकसभा सीट का उन्हें प्रत्याशी बना दिया। धनंजय ने लोकसभा चुनाव भी जीता और ये पहली बार था जब वो संसद तक पहुंचे। हालांकि इसके बाद धनंजय कभी भी कोई चुनाव नहीं जीत पाए। 2011 में मायावती ने पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से धनंजय को पार्टी से बाहर कर दिया। यूपी चुनाव 2012 आए, तब पूर्व पत्नी जागृति सिंह को उतारा उन्होंने। हालांकि सपा के पारसनाथ यादव ने उन्हें 31,500 वोटों से हरा दिया। जागृति को इस चुनाव के बाद नौकरानी हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया था। धनंजय पर सबूत मिटाने के आरोप लगे थे। इस घटना के बाद जागृति और धनंजय का तलाक भी हो गया। लोकसभा चुनाव 2014 आए, तब धनंजय निर्दलीय उतरे। मोदी लहर में केवल 64,000 वोट ही पा सके। यूपी चुनाव 2017 में निषाद पार्टी ने एक बार फिर से उन्हें मल्हनी सीट से उम्मीदवार बनाया, लेकिन इस बार उन्हें पारसनाथ यादव के हाथों हार झेलनी पड़ी।
पारसनाथ की मौत हो गई। फिर 2020 में उपचुनाव हुआ और पारसनाथ के बेटे लकी यादव ने भी धनंजय को हरा दिया। 43 मामलों के आरोपी धनंजय सिंह को वाई श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने पर योगी सरकार पर आरोप लगे। साल 2018 में इस मामले में याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने भी इस मामले में कड़ी टिप्पणी की। 25 मई 2018 को धनंजय की सुरक्षा वापस ले ली गई। जुलाई 2018 में बागपत जेल के अंदर मुन्ना बजरंगी की हत्या हो गई और इस मामले में भी किसका नाम सामने आया? धनंजय सिंह का। इसी बीच एक और अपराध हुआ जिसमें धनंजय सिंह का नाम सामने आया। लखनऊ में 6 जनवरी 2021 को एक गैंग वॉर हुई। इसमें पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह उर्फ लंगड़ा की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। वो माफिया मुख्तार अंसारी का खास माना जाता था। वारदात के बाद अजीत की पत्नी रानू सिंह ने मऊ में जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह, आजमगढ़ के माफिया कुंटू सिंह उर्फ ध्रुव सिंह, अखंड सिंह और गिरधारी विश्वकर्मा उर्फ डॉक्टर के खिलाफ लिखित तहरीर दी, जिसमें अजीत सिंह हत्याकांड की साजिश रचने का आरोप सीधे तौर पर धनंजय पर लगा था। 6 जुलाई 2021 को लखनऊ की कोर्ट ने धनंजय सिंह को भगोड़ा घोषित किया। फरार धनंजय सिंह 4 जनवरी 2022 को मल्हनी में क्रिकेट खेलते देखे गए। इस मामले को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जोर शोर से उठाया। फरारी के दौरान धनंजय सिंह ने अपनी तीसरी पत्नी श्रीकला रेड्डी को जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव तक जितवा दिया, लेकिन खुद 2022 में यूपी विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए। 15 फरवरी 2022 को एसटीएफ ने धनंजय सिंह पर लगी गैर जमानती धाराओं को हटाते हुए बड़ी राहत दी। उन पर जमानती धाराओं के तहत आरोप निर्धारित हुए। पुलिस डोजियर के मुताबिक धनंजय सिंह के खिलाफ साल 2091 से 2023 तक के बीच जौनपुर, लखनऊ और दिल्ली में 43 आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसमें से 10 लंबित थे और कुछ खारिज हो गए थे। कुछ में गवाह मुकर गए थे। इनमें से 22 मामलों में अदालत ने धनंजय को बरी भी कर दिया था। 3 मुकदमे शासन ने वापस लिए थे। हत्या के एक मामले में धनंजय की नामजदगी गलत पाई गई। फिलहाल 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे हुए थे धनंजय सिंह। जेडीयू के एनडीए अलायंस में आने के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में धनंजय जौनपुर सीट पर दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह को जौनपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बना दिया और इसके कुछ ही देर बाद धनंजय ने भी जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने का अपना इरादा जता दिया। ये सब चल ही रहा था कि एमपी एमएलए कोर्ट का एक आदेश धनंजय सिंह के लिए आफत बनकर आ गया। 2020 के नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के अपहरण, रंगदारी मांगने, धमकाने और आपराधिक साजिश के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उसके सहयोगी संतोष विक्रम सिंह को 7-7 साल की कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। ये धनंजय सिंह के 33 साल के आपराधिक इतिहास में पहली बार था जो सजा सुनाई गई। यानी कि तय हो गया कि अब धनंजय सिंह लोकसभा और विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकते। हालांकि अपनी तरफ से धनंजय सिंह ने पूरा जोर लगा रखा है। एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में 7 वर्ष की सजा को निलंबित कराने और जमानत दिए जाने की मांग की गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगातार टलती जा रही है सुनवाई, जिससे पूर्व सांसद धनंजय सिंह के चुनाव लड़ने का फैसला अब तक अटका हुआ है। दरअसल 7 साल की सजा निलंबित हुए बिना अब धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। धनंजय सिंह का निजी जीवन भी कोई कम अजीब नहीं रहा है। धनंजय सिंह ने 3 शादियां की। पहली पत्नी से शादी की, जिसके 9 महीने बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली, जिस पर कई सवाल भी उठे। दूसरी पत्नी डॉक्टर जागृति सिंह घरेलू नौकरानी की हत्या के आरोप में 2013 में गिरफ्तार हुई। इस मामले में सबूत मिटाने के आरोप में धनंजय भी नामजद हुए। बाद में जागृति से उनका तलाक हो गया। 2017 में धनंजय ने दक्षिण भारत के बड़े कारोबारी परिवार की श्रीकला रेड्डी से पेरिस में तीसरी शादी की। श्रीकला रेड्डी जौनपुर जिला पंचायत की इस वक्त अध्यक्ष हैं। अब देखना होगा कि इस बाहुबली का भविष्य आगे किस ओर बढ़ता है। इस वीडियो में इतना ही। बाहुबली के इस चैप्टर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।